अरे रजनी, यह क्या, चाय में कितनी शक्कर डाली है? तुम्हारा तो दिमाग ही फिर गया है। 60 साल की हो गई हो, थोड़ा सठिया गई हो। रजनी कपड़े सुखा रही थी, उन्हें सुखाना छोड़कर आई और बोली, अच्छा जी, मैं सठिया गई हूँ और आपका दिमाग तो बिल्कुल सही है। कल चश्मा आँखों पर चढ़ाए पूरे 2 घंटे उसे ढूंढते रहे। मैं भी मजा लेती रही, वरना मैंने तो पहले ही देख लिया था। पर आप जो बात बात पर मुझे कहते हो ना कि मैं सठिया गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। रजनी की त्योरियां चढ़ गई थी। मुझे तो अच्छा लगता है ना, तुम्हें चिढ़ाने में मजा आता है रज्जो, पर आगे से नहीं कहूँगा। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो और यह चाय पी लो, आधी मैंने पी ली है, अब ज्यादा नहीं पी पाऊंगा। रजनी ने चाय का गिलास उठाकर चाय पी और कहा, चाय तो अच्छी बनी है, मीठी कहाँ है? बेकार ही मुझे सठिया गई हो, सठिया हो कहते रहते हो। तुम सीधी तरह से मानती कहाँ हो? अगर मैं कहता कि आधी चाय तुम पी लो तो क्या तुम मानती? क्या मुझे नहीं पता कि आज दूध वाला अभी तक नहीं आया है? बचे हुए दूध की तुमने मेरे लिए पूरा गिलास चाय बनाई, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं सुबह 1 गिलास चाय पीता हूँ। तुम्हें भी तो चाय की जरूरत थी। मुझे पता है तुमने चाय नहीं पी, तो मैं थोड़ी देर से पी लेती, दूध वाला आता ही होगा। बेकार में बात का बतंगड़ बना दिया। रजनी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। चेहरे पर आई झुर्रियों के साथ उसके गोरे कपोल पर लालिमा आ गई थी। ये प्यार था दोनों के बीच, जो बढ़ती उम्र में और प्रगाढ़ होता जा रहा था। दूध वाला आ गया। नीरज दूध लेकर आया और बोला, तुम कपड़े सुखा दो, मैं चाय बनाता हूँ, फिर साथ में पिएंगे। उम्र के इस पड़ाव पर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते। नीरज सेवानिवृत्त हो गया था, मगर समय गुजारने के लिए एक दुकान पर बहीखाता लिखने का काम करता था। जीवन अच्छे से गुजर रहा था। इसका कारण था उनका आपसी तालमेल और एक दूसरे पर अटूट विश्वास। ये तो हुई नीरज और रजनी के वर्तमान जीवन की झलकी, और अब एक नज़र इनके अतीत के पृष्ठों पर डालते हैं। दोनों बेहद सादगी प्रिय, खुश मिजाज, जिंदा दिल और दूरदर्शिता से काम लेते थे। व्यर्थ आडंबरों से दूर जीवन के वास्तविक धरातल पर जीने वाले नीरज और रजनी हमेशा हर माहौल में खुश रहते थे। नीरज एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था और रजनी एक कुशल गृहिणी थी। नीरज का बचपन एक छोटे से गांव में बीता। उसके पिता रामदयाल जी का व्यवसाय था खेती करना। खुद के खेत थे और वे मेहनती थे। नीरज के 2 बड़े भाई थे, धीरज और कमल। रामदयाल जी ने तीनों बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की ताकि वे अच्छी नौकरी कर सके, मगर धीरज और कमल का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। 8वीं के बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ खेती करने लगे। रामदयाल जी ने बहुत समझाया, मगर वे नहीं माने। नीरज पढ़ने में होशियार था। उसने बी.कॉम की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे बैंक में नौकरी मिल गई। धीरज और कमल की शादी हो गई थी। रमा और पद्मा पढ़ी लिखी नहीं थी। नीरज की भी शादी हो गई। रजनी बी.ए. पास संस्कारी लड़की थी। वह घर के माहौल के हिसाब से रहती थी और घर के काम भी व्यवस्थित रूप से करती थी, पर रमा और पद्मा पता नहीं क्यों उसका खार करती थी, उससे ठीक से बात नहीं करती थी। रजनी ने नीरज के सामने यह बात नहीं कही। नीरज की नौकरी पास के शहर में थी। वह चाहता तो वहीं रहने लगता, मगर वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता, बस से शहर जाता और रात की 9 बजे घर आता। शादी के 5 साल हो गए थे। रजनी को कोई संतान नहीं थी। रमा और पद्मा दोनों के 2 बच्चे थे। वे रजनी को ताना देने में नहीं चूकती थी। रजनी उनकी हर बात को हल्के में लेकर उड़ा देती। वो उनके बच्चों को ही अपना समझती थी।
सोचती बुढ़ापे में ये बच्चे ही सहारा देंगे। नीरज की माँ का देहांत हो गया और रजनी की जेठानियों का साम्राज्य हो गया। दोनों मिलकर रजनी को हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थी। नीरज सुबह 7 बजे घर से निकल जाता तो रात की 9 बजे घर वापस आता। रजनी अगर बाजार का कोई काम होता तो बच्चों से करवा लेती थी। गांव का माहौल था। घर की बहुओं का बाहर बाजार में घूमना मर्यादा के खिलाफ था। रमा और पद्मा को ये बात अखरती थी कि उनके बच्चे रजनी का काम करें। एक बार रजनी को तेज बुखार था। उसने मोहन, दिव्या का बेटा से दवाई लाने को कहा तो वह बोली, मेरा बेटा दिन भर तुम्हारा काम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा। उसने बेटे को दवाई लेने नहीं जाने दिया। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। जब नीरज घर आया तो उसने रजनी से कहा, कुछ दवाई क्यों नहीं ली, किसी से मंगा लेती। रजनी कुछ नहीं बोली। उसकी बड़ी भाभी बोली, भैया जी आप तो दिन भर घर पर रहते नहीं हो, आपके बच्चे भी नहीं है, हमारे बच्चे कब तक आप दोनों का काम करेंगे। आप भी शहर जाते समय काम बता जाते हो, रजनी भी दिन भर काम बताती है, ऐसा कब तक चलेगा। छोटी भाभी बोली, और नहीं तो क्या हमारे बच्चे पढ़ाई करे या दिन भर आपका काम ही करते रहे। रजनी से कई बार कहा पर उसे समझ ही नहीं आता कि अपनी कुछ और व्यवस्था करे, न आपसे कभी कुछ कहती है। नीरज के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसे सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहा था कि वह जो बच्चों के कपड़े, खिलौने, साड़ियाँ और अन्य सामान लाता है वह तो ये भाभियाँ प्रेम से रख लेती है, और आज रजनी के लिए दवाई मंगाने के लिए मना कर दिया। वो कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, भाभी मैं जल्दी व्यवस्था कर लूँगा, आपको हमारा काम नहीं करना पड़ेगा। वो रजनी के लिए दवा लाया, उसे दवा दी, उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, रजनी तुमसे भाभी इतना कहती थी तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। उसके स्नेहिल स्पर्श को पाकर रजनी के अश्रु बहने लगे। वह बोली, नीरज हमारे बच्चे नहीं हैं, मैं इन बच्चों को ही अपना मानती हूँ। जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो यही तो हमें संभालेंगे। तुम बहुत भोली हो रज्जो, आज तुम्हारी बीमारी हालत में जो तुम्हारे लिए दवा नहीं ला सके, वे बुढ़ापे में क्या तुम्हारा साथ देंगे। क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। भविष्य की चिंता में हम अपने वर्तमान की खुशियों को क्यों खोए। जब बुढ़ापा आएगा उससे भी निपट लेंगे, बस तुम मेरे साथ रहना। उसने रज्जो के दोनों हाथों को स्पर्श किया तो रज्जो ने उन हाथों को कसकर थाम लिया। यह मौन स्वीकृति थी रज्जो की, जिसे नीरज ने महसूस किया। एक पल के लिए आंखें चार हुई, दोनों में एक चमक थी। ये स्वीकृति, ये चमक आज इस उम्र में भी बरकरार है। दूसरे दिन नीरज और रजनी शहर आ गए। संपत्ति को लेकर भी कोई विवाद नहीं किया। किराए के एक छोटे से कमरे में अपनी गृहस्थी की शुरुआत की। नीरज ईमानदारी से कमाता, रजनी मितव्ययी थी, कुशलता से घर चलाती और बचत भी करती। दोनों सादगी से रहते, एक दूसरे पर अटूट प्रेम और विश्वास की डोरी थोमे दोनों अपने गृहस्थ जीवन में खुश थे। उन्होंने अपना एक सर्व सुविधा युक्त मकान बनवा लिया। नीरज का प्रमोशन हो गया था। दोनों का खर्चा ज्यादा नहीं था। उनके घर के पास एक गुरुकुल था जहां अनाथ बच्चे रहते थे और उन्हें वहां पाया भी जाता था। नीरज और रजनी यथा संभव उन बच्चों की मदद करते। उनके कपड़े, किताबें, खाद्य सामग्री या जिस वस्तु की उन्हें जरूरत होती, गुरुकुल के आचार्य से पूछकर उन्हें प्रदान करने की कोशिश करते। सप्ताह में हर रविवार को उनसे मिलने जाते और उनसे बातें करते। बच्चों को भी अच्छा लगता और ये दोनों भी खुश थे। जीवन बहुत अच्छी तरह चल रहा था। दोनों अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे। नीरज सेवानिवृत्त हो गया तो उसने एक दुकान में बही खाता लिखना शुरू किया।
अगर वो चाहता तो घर बैठे आराम से जीवन यापन करता, उन दोनों के लिए तो पर्याप्त धन था। मगर वो उन बच्चों की सतत मदद करना चाहता था। इसके लिए उसने कुछ स्कीम में पैसा भी लगाया था, ताकि जब वो न रहे तब भी एक निश्चित रकम उन अनाथ बच्चों को मिलती रहे। एक बार रजनी का स्वास्थ्य खराब हो गया। वो रविवार को अनाथ आश्रम नहीं जा पाई, तो सारे बच्चे उससे मिलने घर पर आए और कहा, आपको दवाई लाना हो या कुछ भी काम हो आप हमसे कहना, हमें काम करने में खुशी होगी। सबने अपने फोन नंबर नीरज को दिए। नीरज ने कहा, बच्चों हमारा तुम्हारे सिवा है कौन? अभी तो हम सक्षम है, पर जब असमर्थ हो जाए या हम दोनों में से कोई चला जाए तो उसका ध्यान रखना। कहते हुए नीरज भावुक हो गया था। बच्चों ने कहा, अंकल आप और आंटी चिंता न करें, हम सब आपके हैं। आपने जो स्नेह दिया वह अनमोल है। आप जाने की बात न करें अंकल, आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहें। आपका छत्र हमारे सिर पर बना रहे। नीरज ने कहा, अरे तुम तो भावुक हो गए, हम अभी कहीं नहीं जाने वाले, पूरे 100 साल जिएंगे। क्यों रज्जो? सही कहा ना मैंने? रजनी के होठों पर मुस्कान तैर गई। बच्चे वापस चले गए तो नीरज ने कहा, अभी भी चिंता करती हो अपने बुढ़ापे की? नहीं जी, आज तो इतने सारे बच्चे मेरे हैं, पर मेरे लिए आज चाय तो आपको ही बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, मैं बनाता हूँ, तुम दवाई लो और जल्दी अच्छी हो जाओ। रजनी के गोरे कपोल पर इस उम्र में भी लालिमा छा गई थी। दोस्तों, आगे कहानी ऐसे ही सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।